विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में संज्ञा का अभ्यास करेंगे। अगली बार हमने देखा था कि चैप्टर 1 का समापन होने पर संज्ञा का अभ्यास हमने किया था। तब हमने वैसे ही अभ्यास कर लिया था। आज हम उनमें डीप में अभ्यास करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर संज्ञा की हमने परिभाषा दी है। किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमें निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है। राधा और मीना मित्र हैं। कुत्ता और खरगोश मित्र थे। कोयल कौवे से छोटी होती है। घड़े में पानी कम था। प्रेम और दया सब पर रखनी चाहिए। बगीचे में बड़ी भीड़ है। राणा प्रताप साहस और बहादुरी से लड़े। उनका बचपन गरीबी में बीता। विद्यार्थी मित्र, पहला वाक्य हम फिर से देखेंगे। राधा और मीना मित्र थे। तो यहाँ पर राधा और मीना है वह व्यक्ति के नाम है। कुत्ता और खरगोश मित्र थे। तो कुत्ता और खरगोश दोनों पशु के नाम है। कोयल कौवे से छोटी होती है। कोयल और कौवा एक पक्षी के नाम है। घड़े में पानी कम था। घड़े में पानी कम था, यह वस्तु के नाम है। प्रेम और दया सब पर रखनी चाहिए। तो प्रेम और दया है, यह एक भाव का नाम है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, यह भाव होता है। तो यह दोनों भाव के नाम है। बगीचे में बड़ी भीड़ है। तो बगीचा है, यह एक स्थान का नाम है। राणा प्रताप साहस और बहादुरी से लड़े। साहस और बहादुरी यह एक गुण के नाम है कि साहस का गुण है और बहादुरी का गुण है। यह दोनों गुण के नाम है। यहाँ पर हमें गुण दिखाई देते हैं। उनका बचपन गरीबी में बीता। बचपन है, यह एक अवस्था का नाम है। जैसे बचपन अवस्था है, शैशव अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, पौधावस्था है, यह अवस्था के नाम है। और गरीबी, गरीबी दशा का नाम है। गरीबी, तवंगर या तो अमीरी, यह सब अवस्था के नाम होते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार को देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार है और कौन कौन से प्रकार है, उनके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के हमें अभ्यास करना है। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति या प्राणी या स्थान को सूचित करती है। जैसे भीमराव इंग्लैंड चले गए। दूसरा वाक्य है शांता बहादुर लड़की है। तीसरा है चेतक अनोखा घोड़ा था। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। भगत सिंह महान देशभक्त थे। सूरत तापी नदी के किनारे है। गाय का नाम गौरी है। लाखा व्यापारी था। गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुर थी। विद्यार्थी मित्र, यह सारे वाक्य हमने पढ़े, आपने भी पढ़े। आपको होगा कि यहाँ पर भीमराव और इंग्लैंड दोनों के नीचे मैंने रेखांकित किए हैं, यानी कि लाइन खींची है। तो ये भीमराव और इंग्लैंड क्या है?
तो आप सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारा बंधारण है, उनकी रचना की थी। तो यह है भीमराव एक विशेष व्यक्ति का नाम है। और इंग्लैंड एक विशेष देश यानी कि स्थान का नाम है। तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई। शांता बहादुर लड़की है। शांता एक विशेष लड़की का नाम है जिनमें बहादुरी खुट खुट कर भरी है। तो शांता है वह व्यक्ति का नाम है। चेतक अनोखा घोड़ा था। चेतक है, आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिन्होंने महाराणा प्रताप का अंत समय तक बहादुरी से साथ निभाया। तो चेतक है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घोड़े का नाम है इसलिए वह व्यक्तिवाचक हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा है वह एक नदी का नाम है और अमरकंटक है वह एक पहाड़ का नाम है। भगत सिंह महान देशभक्त थे। भगत सिंह यह एक भक्त का नाम है। सूरत तापी के किनारे है। सूरत है वह एक शहर का नाम है और तापी है वह एक नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है। गाय का नाम गौरी है। गाय है यह एक जाति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। लाखा व्यापारी था। व्यापारी तो था परंतु उनका नाम क्या था, तो कि लाखा था। गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। गिरनार है यह पर्वत का नाम है और गुजरात है वह राज्य का नाम है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुर थी। झांसी उनके गांव का नाम है और लक्ष्मीबाई है वह एक वीरांगना का नाम है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। इनसे हमें पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का, प्राणी या स्थान को सूचित करता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने ये सभी वाक्य पढ़े। यहाँ पर हमें किसी खास व्यक्ति, देश, प्राणी, नदी या पहाड़ के नाम आए। ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले हम उनको देखेंगे कि किस जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, परंतु पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे गांव के पास ही एक संत रहते थे। यहाँ पर गांव दिया गया है, किसी गांव का नाम नहीं दिया गया कि ये गांव वो गांव, ऐसा नाम नहीं दिया गया। संत है वहाँ पर भी हमने एक रेखा की है, अंडरलाइन की है। तो संत, किसी एक संत का नाम नहीं दिया गया, कबीर, तुलसी, ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है, परंतु संत ही कहा गया है कि गांव के पास ही एक संत रहते थे। इसीलिए गांव है वह और संत है ये दोनों पूरी जाति का बोध कराती है। कोई एक गांव का नहीं कराती और कोई एक संत का नहीं कराती, परंतु जितने भी गांव है, जितने भी संत है, उनका बोध कराती है। उसने बैल बेच दिया। बैल है वह एक बैल की बात नहीं की गई है, पूरे बैलों की, पूरी जाति की यहाँ पर बात की गई है। चित्रकार ने युक्ति की। चित्रकार भी पूरी जाति है, एक चित्रकार नहीं है। सभी चित्रकार को हम चित्रकार ही कहते हैं। सभी बैलों को बैल ही कहते हैं, सभी चित्रकार को चित्रकार ही हम कहते हैं। लोग नदी को माता कहते हैं। सभी नदी है वह माता होती है, यानी कि माता एक नहीं होती, सभी नदी को हम माता कहते हैं, इसलिए माता है यह पूरी जाति का बोध कराती है।
बंजारे ने पड़ाव डाला। जो विचरती जाती है, एक गांव से दूसरे गांव जाती है, उन जाति को हम बंजारे कहते हैं। तो बंजारे ने पड़ाव डाला, एक बंजारे ने नहीं परंतु पूरी जाति, जितने भी बंजारे हैं उतने पूरी जाति का यहाँ पर बोध कराते हैं, इसीलिए बंजारे है वह जातिवाचक संज्ञा है। किसान की बातों में सच्चाई थी। एक किसान की बात नहीं की गई कि यहाँ पर नाम देकर नहीं कहा गया कि किशन किसान या तो रामू किसान, परंतु किसान की बातों में सच्चाई थी। सभी किसान की यहाँ पर बात की गई है, पूरी जाति का यहाँ पर विवरण है, इसलिए किसान है वह जातिवाचक संज्ञा है। डाकू ने दया दिखाई। डाकू, एक डाकू का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर डाकू कहा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर पूरी जाति ले सकते हैं, पूरी जाति का यहाँ पर बोध होता है। फूल में खुशबू होती है। एक फूल में खुशबू नहीं होती, सभी फूल है वह खुशबूदार ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फूल है, यह पूरी जाति का बोध कराते हैं। हम ऐसा कहें कि फूल में खुशबू होती है तो आपको कोई एक फूल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी फूल में खुशबू होती है, इसीलिए यहाँ पर पूरी जाति का बोध है। सैनिक में निडरता होती है। बच्चे, एक सैनिक में निडरता नहीं होती, जो भी सैनिक होते हैं उनमें निडरता का गुण होता है, इसीलिए यहाँ पर जो यह पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए सैनिक है यह जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता वफादार होता है। एक कुत्ता वफादार नहीं होता, जो भी कुत्ते हैं, जितने भी कुत्ते हैं सभी में वफादारी होती है, इसीलिए कुत्ता है यह जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध कराता है। तो आपको यह संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हैं और उसे हमने एक्सप्लेन किया है, तो उनके हिसाब से आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाओं का बोध मिल गया और आपको आ गई भी होगी कि किसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी। आपका होमवर्क यह है कि निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं रेखांकित कीजिए। राजन सैनिक बनेगा। वीर सावरकर महान देशभक्त थे। डॉक्टर कलाम मुंबई आए। ताजमहल आगरा में है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। इनमें से आपको यहाँ पर 5 उदाहरण दिए गए हैं। ये 5 उदाहरण में से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उन पर अंडरलाइन करनी है, यानी कि रेखांकित करना है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। कुत्ता रखवाली करता है। मैंने बंजारे को देखा। घोड़े खड़े खड़े ही सोते हैं। हाथी को सूंड होती है। तोता मिर्च खाता है। पर्वत हरे हरे हो गए। यहाँ पर आपको जो बोध कराता है उन वाक्य पर, उन शब्द पर आपको रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करनी है। मानो कि कुत्ता रखवाली करता है तो कुत्ता एक कुत्ते की बात नहीं की है, सभी कुत्ते हैं वह रखवाली करते हैं, तो यहाँ कुत्ता जो है वह जातिवाचक संज्ञाएं हुई। और अगला जो आपको 5 वाक्य नीचे बचे हैं वह आपको खुद करना है। तो आपका होमवर्क ये ऊपर का 5 वाक्य और नीचे का 6, यानी कि 10 सेंटेंस है, यह आपका होमवर्क है।